यस बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज किए। ठीक है, उन फॉर्मूलाज के ऊपर ही हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। आज वाले जो फॉर्मूलाज हैं हमने बेसिकली उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैरी करने हैं। तो एक छोटा सा पार्ट एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें थी हमारे पास। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, आज एक फॉर्मूला हमारे पास था I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चे, एक आपके पास क्या था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक हाफ साइकिल के लिए हमने आई एम की वैल्यू निकाली थी 2 I0/पाई। ई एम के लिए क्या निकाला था बेटा, 2 E0/पाई। एक हमने आरएमएस वैल्यूज की बात की थी, आई आरएमएस यानी आई वी, दैट इज I0/√2 एंड ई आरएमएस दैट इज ई वी, और दिस इज E0/√2। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमने, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हम गए, हम लोगों ने क्या मूव ऑन किया, इस स्टेप के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आया वो क्या आया, डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप जो भी करंट यहाँ पे रीड करेंगे दैट मस्ट बी वर्चुअल। तो वहां पे हम कौन सा एमीटर यूज करेंगे, एसी एमीटर। और एसी एमीटर जब भी डिटेक्ट करेगा वो क्या करेगा, एक वर्चुअल वैल्यू को डिटेक्ट करेगा। ऐसे ही एसी वोल्ट मीटर क्या करेगा, एक वर्चुअल वैल्यू को डिटेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब इसी पार्ट को आगे कैरी करते हुए हमने क्या करना है, तीन सर्किट्स हमने लिए। जैसे कि हमने देखा आर ओनली सर्किट, तो आर ओनली सर्किट में हमने क्या किया था बेटा, अगर आपको पता हो एक रेजिस्टेंस लगाया, ये एसी सोर्स है। हाँ, इसमें हमारे पास क्या पता चला था कि हमारा जो करंट और वोल्टेज है वो क्या वैल्यू कैरी करता है। तो अपने पास यहाँ पे वोल्टेज जो है ईएमएफ, सोर्स ईएमएफ दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो क्या जस्टिफाई कर रहा है बेटा कि दोनों के दोनों क्या हैं, सेम फेज में है। सेम फेज में है तो इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये उसका फेज डिफरेंस आ गया ओमेगा टी। ये इसकी जो वैल्यू वर्टिकल एक्सिस पे है ये क्या शो कर देगा, एक I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक ग्राफ पूछा जाता है, कहता है आर वर्सेस ओमेगा। तो इससे कंफ्यूज तो नहीं होंगे, आर वर्सेस ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा सर्किट जो हमने पढ़ा, दूसरा सर्किट हमारे पास कौन सा था बेटा, इंडक्टर ओनली सर्किट। और उसमें एक पॉइंट ये था कि आर के अंदर अपने पास बिहेवियर कैसा था बेटा, सेम एसी और डीसी दोनों के लिए बिहेवियर कैसा रहने वाला था, सेम रहने वाला था। अब यहाँ पे एल ओनली सर्किट में हमने क्या किया, यहाँ पे इंडक्टर लगाया। अब जैसे ही इसमें करंट पास ऑन होगा, ये इंडक्टर क्या करता है, जैसे ही आप इसमें करंट पास ऑन करते हैं तो एसी सोर्स लगाया बेटा, तो एक हाफ साइकिल पॉजिटिव होगी, दूसरी हाफ साइकिल कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इज इट ओके ना भाई, पहली हाफ साइकिल क्या होगी, पॉजिटिव, और दूसरी हाफ साइकिल क्या होगी बेटा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट जब इंक्रीज हो रहा होगा एक ईएमएफ उसमें जनरेट होगी जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगी, और वो एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ एल आई स्क्वायर। दूसरे नेगेटिव साइकिल में उतना ही एनर्जी विड्रॉ कर रहा होगा, उसने यूज कंज्यूम कर लिया होगा, आपके पास नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज अपनी एनर्जी को स्टोर और यूज वो करता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फेज आता है बच्चे, E इज इक्वल्स टू क्या रहता है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी π/2 का फेज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब फेजर डायग्राम हमें पता है इसका, हमारे पास ई नॉट है दैट इज ओमेगा टी, आई नॉट π/2। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, एक छोटा सा पॉइंट,
एक्स एल, ये यहाँ पे क्या होती है, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जो इसमें हम यूज करते हैं, इस रिएक्टेंस को क्या कहते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा एल। जिसको फर्दर आगे और एक्सप्लेन करें तो क्या लिख दे बेटा, 2π μ एल। तो यहां से मुझे वेरिएशन ग्राफ पता चला कि मेरा जो एक्सेल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जो मेरा एक्सेल होगा ये फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेट कर रहा होगा। तो जब ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा होगा तो एक ग्राफ आपसे पूछ लेगा एक्सेल वर्सेस ओमेगा या फ्रीक्वेंसी कुछ भी बोलें, तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा हमें। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा सर्किट जो हमारे पास आता है, यहां से बिहेवियर को जज किया जा सकता है बेटा। जब एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी है, और डीसी के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी क्या मान के चलेंगे हम, 0। तो एक्सेल क्या करेगा, 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और एसी के लिए क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी होगी नॉन जीरो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर मुझे चाहिए कि मैं ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करूं तो फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं, हाई कर दूं। मैं चाहता हूं लो रेजिस्टेंस लेके आऊं तो फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर दूं, लो कर दूं। ठीक है, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, अपनी वैल्यूज को कंट्रोल कर सकता हूं। और डीसी में मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करेगा ये मुझे। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा सर्किट हमारे पास जो आया बेटा, वो कौन सा आया आपके पास, सी ओनली सर्किट। यानी सिर्फ बच्चे क्या लगा दिया हमने, कैपेसिटेंस लगा दिया। ठीक है, अब कैपेसिटर एक लगाते के साथ आपको पता है बेटा वो क्या करेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी कैरी करता है। ठीक है, प्लेट को चार्ज करेगा, उसके बाद वही एनर्जी बाद में क्या करेगा, यूज कर लेगा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास ई क्या होता है बेटा, ए नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या आ जाती थी बेटा अपने पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पे फेज क्या करता है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितने फेज पे बेटा, π/2 पे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम्स हमें पता है इसके। अब इसमें एक टर्म आ जाता है एक्सी का, इसको क्या बोला जाता है बेटा, ये एक्सी को हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेटिव। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, एक्सी इज इक्वल्स टू 1/ωc एंड दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1/2π/μc। ये क्या आ गया बेटा, 2π/μc। सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 2π कांस्टेंट है, यानी एक्सी के साथ जो इसका रिलेशन है दैट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी डीसी के केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी डीसी के लिए हम क्या मान के चलें, फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सी इज इक्वल्स टू 1/0, यानी क्या आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट वैल्यू शो करेगा। और डीसी के लिए रिलेशन कैरी करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो एक्सी की वैल्यू राइज कर जाएगी। यानी यहां से हमारा एक ग्राफ बन जाएगा एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, इन तीनों को सेपरेटली डील किया। अब इसमें जब आप डील करते हैं तो इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस आप यूज करते हैं। अब अगला पार्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट शुड बी कॉम्बिनेशंस। अब अगले पार्ट में बेटा हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, यानी हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आरएलसी सर्किट फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में अगर याद करना चाहें तो हम आरएलसी सर्किट से ज्यादा आसानी से याद कर सकते हैं। आरएलसी सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास एक रेजिस्टेंस लगाया, एक इंडक्टर लगाया और एक कैपेसिटर लगाया, तीनों की तीनों कैसे लगते हैं बेटा, सीरीज में। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये क्या हुआ, आर एल और ये सी। तो इंडिपेंडेंट अगर वोल्टेज निकालनी हो, कभी कभार आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज बताओ अक्रॉस आर, अक्रॉस एल, अक्रॉस सी, तो उसके हिसाब से उसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन पूछे तो उसके हिसाब से हमें देख के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करता है बेटा, आरएलसी सर्किट के अंदर हमें ये पता है एज पर फेजर डायग्राम, यहाँ पे करंट और वोल्टेज कैसे होते हैं बेटा, सेम फेज में।
यहाँ पे वोल्टेज क्या करता है बेटा, लीड करता है कितने फेज से, π/2 से। और यहाँ पे वोल्टेज क्या करता है बेटा, लैग करता है कितने से, अगेन π/2 से। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं इम्पिडेंस। इसके एक फॉर्मूला तो आपके पास ये भी होता है, E0/I0 को भी आप Z कहते हैं। आपके पास EV/IB को भी बच्चे आप Z कहते हैं, इम्पिडेंस है। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरे कॉम्बिनेशन सर्किट की, ठीक है। यहां से एक फॉर्मूला Z के लिए और आ जाता है आपके पास, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां से एक फेज निकाला जाता है tan phi, दैट इज XL माइनस XC/R। अब यहाँ पे तीन केसेस आ सकते हैं, tan phi पॉजिटिव हो सकता है, tan phi नेगेटिव हो सकता है, और tan phi 0 हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो XL ग्रेटर होगा XC से, नेगेटिव हुआ तो XC ग्रेटर हुआ XL से, और 0 हुआ तो मतलब आपका रेजिस्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो गया, ठीक है। वो अभी आगे इस केस के अंदर हम स्टडी करेंगे। ये बात क्लियर है बेटा। अब इसी कॉम्बिनेशन को फर्दर आगे क्या किया जा सकता है, आपके पास अगर मैं अगला कॉम्बिनेशन आपसे बोलूं, तो अगला कॉम्बिनेशन अगर आपके पास था RL सर्किट, तो RL सर्किट के अंदर अपने पास क्या हुआ बेटा, सिर्फ हमने क्या लगाया, रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, ये दो चीजें लगाई, R और L। इसमें करंट और वोल्टेज आर इन अ सेम फेज, और इसमें करंट और बेटा वोल्टेज क्या करेगा, π/2 फेज कैरी करेगा। अब इसके कॉम्बिनेशन डायग्राम को अगर हम बनाएं तो Z अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, R² प्लस XL का होल स्क्वायर। tan phi की वैल्यू बोलें बेटा, तो दैट इज XL/R, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम अगर आप देखें कैसा बनता है, तो बेसिकली आप ये बोलें, ये आपके पास X एक्सिस है, Y एक्सिस है। आपने करंट कहाँ ले लिया बेटा, इस तरफ, ये क्या हो गया मेरे पास VR, ये क्या हो गया बेटा वोल्टेज, ये A पॉइंट लिया एंड दिस पॉइंट इज B। पैरेललोग्राम लगा दिया बेटा, ये क्या देगा मुझे, वही सेम E0, सेम डायग्राम बनेगा बेटा। और ये एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, फाई। तो ये पूरी वैल्यू पैरेलल क्या हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, VL। तो tan phi क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan phi क्या हो गया, VL/VR। और यहां से इफेक्टिव तो कुछ निकालना नहीं, ओके निकालना है, तो क्या हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा बेटा I0R का होल स्क्वायर और प्लस I0 XL का होल स्क्वायर। क्या करा जाएगा यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यानी सिर्फ E0 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे VR का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया बेटा VL का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I0R का होल स्क्वायर, इसका क्या आ गया बेटा I0 XL का होल स्क्वायर, I0 स्क्वायर बाहर आ गया, E0/I0 क्या बन गया मेरा अगेन Z, और अंदर से क्या बच गया बेटा R² प्लस XL का होल स्क्वायर, और tan phi क्या बन गया मेरे पास XL/R, ठीक है। अब अगला सर्किट जो अपने पास है दैट इज RC सर्किट। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आरसी सर्किट के लिए। यानी अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक बच्चे आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और एक आपने क्या लगा दिया बेटा वहां पे कैपेसिटर लगा दिया, एसी सोर्स के साथ उसे कनेक्ट किया। सेम बेटा फेजर आई और वी सेम फेज में बच्चे, आई और वोल्टेज क्या कैरी करेगा बेटा π/2 का फेज। यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा बच्चे, √R² प्लस XC का होल स्क्वायर, और tan phi क्या हो गया बेटे अपने पास XC/R। और करने का तरीका वही रहेगा फेजर का, फेजर डायग्राम में तो कोई इश्यू नहीं होगा कि भाई सिंपली क्या करना है, यहां से क्या कर देंगे, ये बेटा अपने पास I0 हो गया, ये अपने पास क्या आ गया VR जो A पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये पॉइंट अपने पास VC जो मान लो B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये OK, ये क्या आ गया πR। तो वही लगा देंगे वैल्यू बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया इसका
फेजर डायग्राम। क्लियर है? अब उसके बाद सेम वही वैल्यू, ये वैल्यू क्या शो करेगा आपको, यही वैल्यू तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट दे रहा है, तो ई नॉट को आप क्या लिख देंगे, रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, और वी आर की जगह क्या लिख देंगे बेटा आप, आई नॉट आर का होल स्क्वायर, आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, आई नॉट बाहर आके ई नॉट बाय आई नॉट क्या बन गया, जेड, और अंदर क्या बच गया बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, और 10 क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एक्स सी बाय आर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहेगा। अब यहां पे अगला पार्ट आया सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही, ठीक है, आरएलसी सर्किट ही होगा और पूछेगा कि यार करंट क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो। अगला पार्ट आपके पास आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट ही है आपके पास, बोलेगा कि आपके पास सर्किट जो है दैट शुड बी सीरीज आरएलसी सर्किट, क्या निकाल दो इसमें, इसमें मैक्सिमम करंट दिखाओ, क्या होगा, कंडीशन बताओ कि मैक्सिमम करंट हो। तो अपने पास एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर, आरएलसी सर्किट के अंदर हमें ये बोलता है कि आपके पास करंट मैक्सिमम हो जाए, तो वो दो कंडीशंस में हो सकता है। ठीक है, ये वर्ड तो हमने पढ़ लिया रेजोनेंस, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आरएलसी सर्किट सीरीज आरएलसी सर्किट है और हमें क्या बोल दे बेटा, हमें बोले कि मैक्सिमम करंट आपको चाहिए, तो वो दो कंडीशन पे हो सकता है, जब Z क्या हो, यानी मैं बोलूं रेजिस्टेंस क्या हो जाए मिनिमम, वो तभी हो पाएगा, या बोलूं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलूं, तो वो फ्रीक्वेंसी जिसपे मेरा एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए, सेम हो जाए। इस कंडीशन पे मेरा जो करंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर बोला जाता था, क्लास 11th में इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी पढ़ा जाता था, कि जब भी आपकी सोर्स फ्रीक्वेंसी और आपकी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, तो उस टाइम पे वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज वाई कभी कभार आप देखते हो अर्थक्वेक वगैरह आता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, जेट प्लेन्स वगैरह जा रहे होते हैं, साउंड इंजन के साउंड से विंडोज जो होते हैं टॉल बिल्डिंग्स के वो शैटर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बेसिकली यही होता है कि वो जेट का जो साउंड आ रहा है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करते के साथ ही क्या करेगा बेटा, वाइब्रेशन लाएगा, जिसके कारण हमें क्या लगेगा, वो शैटर करते हुए दिखेंगे, हमें एक्सपीरियंस होगा कि कुछ वाइब्रेशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एसी सर्किट के अंदर यानी एसी चैप्टर के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जब भी अपने से बोलेगा कि किसी कॉम्बिनेशन में करंट मैक्सिमम बता दो, तो वो कंडीशन तब होगी जब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस को हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोला जाए, कहता है यार रेजिस्टेंस को मिनिमम कर दो। तो कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपको पता है जेड होता है, कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, जेड होता है। अब जेड होने का मतलब क्या हुआ भाई, कि इंपेडेंस हमारा मिनिमम हो जाए, तो मिनिमम करने के लिए कुछ तो कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, अपने आप से मिनिमम तो नहीं हो जाएगा। तो उसने कहा हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी ताकि मेरा एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब जैसे ही एक्सएल और एक्सी सेम हो जाएंगे तो जेड का फॉर्मूला अपने पास क्या था बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटा अपने पास, जीरो, ये नलिफाइड हो गया, तो जेड किसके इक्वल आ गया बेटा, आर के। तो ये न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखेंगे, जेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जो आर होगा वही मेरा क्या करेगा, जेड का काम करेगा। ठीक है, और एक और चीज पे हो जाता है, जब आपके पास आगे चल के आप कंडीशन देखेंगे, जेड आर के इक्वल भी एक कंडीशन कैरी करता है, वो हम देखेंगे अभी आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे उन चीजों को। यहाँ पे एक आपके पास ये आया जनरल फॉर्मूला। अब बोले यार फ्रीक्वेंसी का कौन सा, हम बार बार चेंज करके फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना देखेंगे कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहा है, तो हमें तो एक जनरल फॉर्मूला चाहिए जो हमारे टाइम को सेव करे, हम कैलकुलेशंस करें और वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो उसने बोला हमें कि मेरा एक्सल जो है वो किसके इक्वल हुआ, एक्सी के। एक्सल किसके इक्वल हुआ, ओमेगा एल के। ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा सी के। तो क्या लिखा जाए बेटा, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा, 1/√LC। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2π/न्यू 1/√, 1/√LC
LC। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 पाई रूट ऑफ LC। ये क्या हुई मेरी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां पे आपको याद रखना है बेटा, आपके पास दो टर्म्स आए जो ध्यान में रखने हैं, एक ही आया ओमेगा और एक आया ये, इसको क्या बोला जाए, ये क्या होगा, इसको कहते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या कहते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। दोनों में और कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट। ये किस में होगा, रेडियन पर सेकंड में, और वो किस में होगा बेटा, सेकेंड इनवर्स में, हर्ट्ज में, आरपीएस में, सीपीएस साइकिल पर सेकंड में, उस तरीके से। इसका बहुत बड़ा यूज हम रेडियो सर्किट्स के अंदर भी करते हैं। रेडियो सर्किट्स में जो ट्यून मैच करके आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करता है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारे पास हर स्टेशन की एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे मोबाइल फोन्स में, सिम कार्ड्स में कुछ फ्रीक्वेंसी सेटअप होती हैं, तो वो सब चीजें क्या करती हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। मेटल डिटेक्टर जो होता है हमारे पास एयरपोर्ट्स वगैरह पे या कुछ लगाया जाता है, उस पे यही फ्रीक्वेंसी मैचअप करते हैं कि उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं उसके साथ उसे सेट कर दिया जाता है। जैसी वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वो बीप करना चालू कर देगा, और उसे पता चल जाएगा कि कुछ सस्पिशियस यहाँ पे है। जरूरी नहीं वो चाकू बताएगा कि गन है या चाकू है, वो बोलेगा भाई मेटल है ना, अगर इसको डिटेक्ट करना है तो मेटल वो बता देगा बीपिंग करके कि मेटल इज देयर। अब वो आप चेक करके देखोगे भाई वो गन है या नाइफ है या छोटा सा नेल कटर है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, वो नहीं बता पाया। ये सिर्फ क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके आपको एक सस्पिशन दे देगा कि भाई कुछ है यहाँ पे सस्पिशियस, जो आप इसको चेक करें। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जब रेजोनेंस आया तो इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और आया जिसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, जो इसकी शार्पनेस बताता है। क्वालिटी फैक्टर, इसको बेटा कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये क्वालिटी फैक्टर, ये बेसिकली होता क्या है, इट इज वोल्टेज अक्रॉस एल और अक्रॉस सी अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज। ये वोल्टेज होता है अक्रॉस एल और अक्रॉस सी डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, एक रेशियो देता है जो उसकी शार्पनेस बताता है। वो जितना ज्यादा शार्प होगा, कर्व जितना शार्प होगा, कर्व जितना विड्थ कम होती जाएगी, शार्पनेस बढ़ती जाएगी, यानी करंट मैक्सिमम होता जाएगा और रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां से हमने इसकी रिलेशन की बात की, वीएल को क्या लिखा जा सकता है, आई नॉट एक्सएल, और इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, आई नॉट आर। ये क्या बना बेटा, एक्सएल बाय आर। अब एक्सएल बाय आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ω/L/R। सॉरी, यहां पे एक्सएल को क्या लिख दें बेटा, ω/L/R। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा, अभी निकाला हमने, 1/√LC, अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, इनटू L/R लिख सकते हैं इसको। ओमेगा की वैल्यू अभी हमने डिराइव की थी बेटा। ठीक है, 1/√LC इंटू L/R। अब यहां से क्या किया बेटा, अगले स्टेप में हमने यहां से अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू ले गए, L² LC इंटू 1/R, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एक L से एक L कैंसिल, क्या आ गया बेटा, 1/R अंडर रूट में L/C। तो मेरे पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, डायरेक्टली दैट इज 1/√L/C। ये इससे मैं क्या कर सकता हूं, उसकी क्वालिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या वो क्वालिटी कैलकुलेट कर रहा हो। ठीक है बेटा, अब अगले स्टेप में हमारे पास जो यहाँ बचते हैं वो सिर्फ पावर्स के बारे में और एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये दो चीजें बचती हैं। उससे पहले एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को, जरा जो मैथ्स वाले हैं उनको तो ये चीजें पता है, ग्राफ प्लॉटिंग के पार्ट्स आते हैं यहाँ पे, साइन और कॉस को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो जरा थोड़ा सा इस बात को एक बार ध्यान से देखेंगे कि अपने पास अगर एक जो ग्राफ बन रहा है साइनोसोडल, ये क्या बन रहा है यार, ये तो साइन का, ये तो कॉस का।
साइन और कॉस ही क्यों बनता है प्रणय? कोई और ग्राफ क्यों नहीं बन सकता यहाँ पे? ये क्वेश्चन बन सकता है ना भाई, साइन और कॉस ही बना, कोई और ग्राफ टेन का बोलता है ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक तो साइन कॉस है, तो टैन भी तो किसी वैल्यू पे पीरियोडिक होगी। ठीक है, ऐसा क्या रीजन होता है? कॉन्टिन्यूस कर्व है, और ये तो नहीं बोल सकते कि कॉन्टिन्यूस कर्व है, ये तो आपका साइंटिफिक एग्जाम्पल नहीं हुआ। जैसे रीजनिंग क्वेश्चंस में है या चीजों में है, तो ये पार्ट नहीं हुआ, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अपने को ये पता है कि एक तो क्या बनेगा भाई साइन का, और एक कोसाइन का, यही दो ग्राफ तो चल रहे थे अपने पास पूरे क्वेश्चंस के अंदर, ये दो ग्राफ चल रहे थे। ठीक है, अपने पास यही दो ग्राफ चल रहे थे, साइन और कॉस के। तो बोला साइन और कॉस ही यूज कर रहे हैं, टैन क्यों नहीं यूज किया? आप याद रखेंगे, ये जो फंक्शंस हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, साइन और कॉस हमारे हार्मोनिक फंक्शंस हैं, पीरियोडिक हार्मोनिक फंक्शंस हैं, क्योंकि इसकी इस फंक्शन की वैल्यू जो होती है +1 और -1 के बीच में लाया करती है, +1 और -1 के बीच में लाया करती है, और वो वहां 0 से इन्फानाइट तक लाया करता है, और इन्फानाइट पे हम डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, जब पोजीशन ही नहीं निकालनी तो बाकी सारे पैरामीटर्स कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज वाई हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। हमारे जो फंक्शंस बनते हैं वो किसके बनते हैं? साइन और कॉस के बनते हैं। और आपको ऑर्डर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखेंगे, टाइम और अपने को क्या चाहिए? फेज चाहिए। मैंने बोला टाइम और फेज, ये दो बातें चाहिए अपने को। बोला जर्नल अगर इक्वेशन मैं बोलूं, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया यार? a साइन ओमेगा टी। अगर मैं जर्नल इक्वेशन की बात करूं, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, या अपने पास x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। एक क्या बता रहा होगा? पोजीशन मीन से एक्सट्रीम जा रही होगी, और एक क्या बता रहा होगा? एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा होगा, यानी जीरो मैक्सिमम से जीरो हो रहा होगा, और यहाँ पे जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा होगा। यही बात तो बोल रहा होगा बेटा। साइन पोजीशन क्या बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं बेटा? मीन से मतलब ये कह सकते हैं जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या बताएगा? मैक्सिमम से आप जीरो आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही तो आप नेगेटिव में जाएंगे, तब तो साइकिल चेंज करेंगे पीरियोडिकली, तो तभी हो पाएगी ना बेटा। तो यहां से एक पॉइंट यहां पे ये आता है कि एंगल्स की पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे जो जर्नल फेजेस चलते हैं वो t/4 पे चलते हैं। तो मैंने बोला अगर मेरा t0 है, तो यार अपना ये फंक्शन यानी ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, t0 हुआ तो ये भी 0 हो गया, यानी ये 0 होते के साथ ही साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0, यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? मीन पोजीशन से। कॉस 0 1, तो ये a हो गया, यानी कहां से स्टार्ट होगा? एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, एक्सट्रीम क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से ज्यादा वो ट्रैवल कर नहीं सकता। अब उसके बाद बोला t की वैल्यू कितनी बेटा? t/4। तो अगर t/4 मैंने बोला, तो यहां से क्या किया? इसको लिखा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, और इसकी वैल्यू कहां निकाली बेटा? t/4 पे। तो ये क्या एंगल कैरी कर रहा होगा? π/2, यानी यहां से ये वैल्यू क्या कैरी करेगा? π/2 की। ठीक है बेटा, यानी t/4 पे एंगल कितना होगा? π/2, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगले पार्ट में बोला 2t/4, तो 2t/4 क्या हो गया? t/2 एक तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? 2π/t इंटू 2t/4, ये बेटा कैंसिल, क्या आ गया अपने पास? पाई, यानी इस पे अपना एंगल क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, ये ध्यान रहेगा। अब उसके बाद अगला एंगल क्या होगा बेटा? 3t/4। अब इस पे क्या वैल्यू आएगी? 2π/t इंटू 3t/4, टी से टी कैंसिल, क्या आया बेटा? 3π/2। और 3π/2 कितना होता है तक्ष? अरे वैल्यू क्या होती है, एंगल क्या होता है? 0 या उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, 270। ठीक है, अब यहां से अगली 4t/4, तो ये 2π/t इंटू 4t/4, टी से टी कैंसिल करो, 4 से 4, ये क्या आ गया बेटा? 2π। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? 2π। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब अपने पास प्रॉपर्टी है यहाँ पे
1, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिंकअप की। ठीक है, जरा इसको फटाफट से एक बार राइट डाउन कर लेंगे। साइड में कहीं पे भी लिख लो, बाद में पीपीटी से सारा का सारा कवर करना। साइड में जरा लिखो, क्योंकि ग्राफ अगले पार्ट में हम ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ग्राफ हम ग्राफ से नहीं बनाएंगे, इन पोजीशंस को यूज करके बनाएंगे। डन बेटा। ये चीज तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प करेगी जब आप एसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग साइकिल्स पे पूछ सकता है, किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इट्स बेटर कि हम एक जर्नल फॉर्मेट के साथ चलें, तो वैल्यू कंफ्यूजन नहीं रहती, किसी भी तरीके से याद रहे, वैल्यूज की तरह याद है, हमें टाइम पे रिस्पेक्ट में याद आ जाए, शेप के रिस्पेक्ट में याद आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। ठीक है, आज ही इसके कुछ अभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और इसी के फिर आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, जैसे मैंने आपको बोला था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, आप गो थ्रू करेंगे और जो भी डाउट्स लगेंगे वो डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर आप। ठीक है, डन बेटा ये। अब यहां से हमें एक बात पता है कि साइन थीटा प्लस 2 पाई क्या होगा बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यानी किसी भी साइकिल में ये आगे चल के फंक्शंस ये भी हो सकते हैं कि कोई फंक्शन आपको दे जो टाइम के साथ है थीटा प्लस टी और थीटा माइनस टी, यानी टी इंक्रीज करने पे या टी डिक्रीज करने पे आपका फंक्शन अगर वही वैल्यू कैरी कर रहा है, तो दैट मीन्स वो फंक्शंस क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे। आप किसी में टी ऐड कर रहे हैं, यानी 2 पाई ऐड करने पे या 2 पाई डिक्रीज करने पे वही वैल्यू, अगर वो फंक्शन की वैल्यू जो है वही वैल्यू कैरी करता है, तो मेरे फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, पीरियोडिक हो जाएंगे। तो अब साइन और कॉस की बात नहीं करते, जर्नल सी बात करते हैं। ये अपना 0 पॉइंट आ गया, एक क्या आएगा बेटा, t/4, एक क्या आया 2t/4, एक क्या आया 3t/4, एक क्या आया 4t/4। ठीक है, अब साइन के रिस्पेक्ट में अगर चलें तो टी 0 पे अपनी वैल्यू क्या थी, 0, यानी पहला पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं तो पहला पॉइंट कहां आ रहा होगा, यहाँ पे t/4 पे साइन 90 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, दैट मीन्स कहीं यहाँ पे। उसके बाद अगला एंगल कौन सा आया, पाई, साइन 180 0, तो ये क्या हो गया, ये 180 वाली पोजीशन बता रहा होगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बेटा, 270, तो नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ ऐसा जाता है ना बेटा, तो ये, और लास्ट वैल्यू क्या कैरी करेगा बेटा, 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या होता है, 0। अब इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दो बेटा, ये क्या बन गया हमारा, साइन का ग्राफ। ऐसे ही कॉस के लिए, कॉस के लिए भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, अपना नॉर्मल तरीका, t0 लो, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4। तो t0 पे अपनी वैल्यू क्या है,
1 यानी मैक्सिमम कुछ पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे t/4 पे 0, 90 cos 90 क्या हो जाएगा 0, cos 180 इज -1 तो कहीं यहाँ पे, उसके बाद 270 पे 0 और वापस से मैक्सिमम। मिल जाएंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई पे वही वैल्यू आ गई जो स्टार्टिंग में थी, 2 पाई पे वही वैल्यू आ गई जो स्टार्टिंग में थी। तो फंक्शंस कैसे हो गए, पीरियोडिक हो गए। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अपने पास दो ही आ सकते हैं ना बेटा, सारी इक्वेशंस हमने किस में बनाई है, साइन और कॉस में। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, ठीक है बेटा। अब यहां से न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, ये बना लियो ना, बना। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। आप लोग जो फॉर्मूलाज बताए हैं उसी पे बेस्ड हैं, तो जरा ध्यान से आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे अभी क्लास के अंदर, और डिस्कस करते जाते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस। डन बच्चों। और पीपीटी में एक ग्राफ जो आपके पास इस पे बेस्ड जो ग्राफ्स हैं वो मैंने अटैच कर दिए हैं पीपीटी के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला कि मेरे पास आरएमएस करंट है इन अ सर्किट connected to a 50 hertz AC source is 15 एम्पियर। क्वेश्चन में बोला RMS current in a circuit connected in a 50 hertz AC source is 15 ampere. The value of current in this circuit 1/600 seconds after the instant the current is 0। ये बात बतानी है आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंगली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या ये कोई कॉम्बिनेशन कैरी कर रहा है? अब जब आप कोई क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, आप अपने प्रैक्टिस में जब आप रिवीजन पे आ गए हैं, तो अब आपको क्या याद रखना है बेटा, कि आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले वही स्टेप बाय चलें। पहले देखें क्या कोई कॉम्बिनेशन है, कोई ऐसा बात नहीं कर रहा है, कोई आर एल सी रिलेटेडली कोई बात नहीं कर रहा है, तो अपने नॉर्मल फॉर्मूलाज यहाँ पे एक्ट करेंगे। यहां इसने क्या बोला कि करंट कहीं पे जीरो हो जाए, किस पे, इस पे जीरो हो जाए। हमें करंट निकालना है इस वैल्यू पे, सॉरी, ये आपके पास क्या हो गया, इस इंस्टेंट पे निकालना है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड हो गया, इंस्टेंटेनियस। तो अपने पास कोई अगर, ये क्यों जानना जरूरी था कि कोई सर्किट है या नहीं है, तक्ष यहाँ पे ये क्या जरूरत थी बेटा, कि मुझे ये जानना जरूरी था कि कोई सर्किट किसी तरह का कॉम्बिनेशन कैरी तो नहीं कर रहा है। तो करंट की वैल्यूज क्या कर जाती बेटा, वेरी कर जाती है। अगर आर होता तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, एल ओनली सर्किट होता तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और सी ओनली सर्किट होता तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो हमारा वेरिएशन आ जाता आंसर। तो दैट इज वाई हमें यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये अपने पास क्या आया यार, इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कौन सी वैल्यू दे रखी है, आरएमएस वैल्यू गिवन है, दैट मींस आई वी कितना दे रखा है बेटा, 15 एम्पियर। तो अपने को चाहिए क्या यार, आई नॉट। तो क्या हो सकता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, आई वी इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट क्या हो जाएगा बेटा, आई वी इंटू √2। ये वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब इसको फर्दर क्या किया जाए यार, आई को आई रहने दिया, यही तो निकालना है मुझे। इसकी वैल्यू क्या लिख दी, 15√2 साइन ओमेगा कैसे निकाल दिया, 2 पाई न्यू टी लिख सकता हूं बेटा।
फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा अपने पास 50, तो ये कितना आ गया आपके पास 15√2 साइन 100 क्या आ गया बेटा ये अपने पास 100 पाई, और टी की वैल्यू कितनी है बेटा 600 सेकेंड्स। पाई बाय सिक्स कितना होता है बेटा साइन पाई/6 इज साइन 30, और वो क्या वैल्यू कैरी करेगा बच्चे 1/15√2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ जाएगा यार अपने पास 15/√2, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बेटा बात, कोई डाउट इसके अंदर, ये क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 15/√2 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो ये इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करेंगे, क्या बोला इसने, एक डिवाइस है एक्स, अ डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड across an AC source of voltage V is equals to V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यार इससे तो हमें वैसे भी कुछ नहीं होता, तीनों सर्किट्स में अपने पास E क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो इससे तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। ये तो सिर्फ ये बता दिया कि भाई एसी सोर्स, इंस्टेंटेनियस एसी सोर्स आपने उसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। द करंट थ्रू एक्स इज गिवन बाय, करंट की वैल्यू ये दे रखी है, तो करंट अपने पास क्या आ गया यार, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, यानी यार ये प्लस पाई/2 मतलब क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, और करंट लीड किस में करता है, कैपेसिटर में। तो बोला आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स आइडेंटिफाई हो गया, एक्स क्या होगा बेटा, ये कौन सा सर्किट होगा, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है बेटा, दूसरी बात बोली एक्सप्रेशन बताओ इसके रिएक्टेंस की, तो इसका रिएक्टेंस क्या होता है बेटा अपने पास एक्सी, और वो क्या बन जाएगा 1/ω/c। ठीक है बेटा, उसके बाद बोला ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ कैसे आएगा यार अपना, ग्राफ जो मैंने बताया करंट और ईएमएफ किस में होगा साइन में, और करंट किस में आएगा कॉस में, तो उसके हिसाब से ग्राफ बन जाएगा अपने पास। ठीक है, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस एक्स विद फ्रीक्वेंसी, कैसे वेरी करेगा बेटा, और शो इट ग्राफिकली। तो यार अपने को पता है एक्सी क्या रिलेशन कैरी करता है इसके साथ इनवर्सली, और ग्राफ अपने को पता है कैसा हो जाता है, एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलता है ड्रॉ द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बन जाएगा बेटा, क्या हो गया अपने पास ई नॉट ओमेगा टी आई नॉट, और ये कितना आया बेटा पाई/2। समझ आई बेटा बात। बी पार्ट बेटा ग्राफिकली, ये वाले ग्राफ जो बनाया आपने, ठीक है, हाँ साइन साइन और कॉस दोनों कंबाइंड चलेंगे ना, क्योंकि करंट किस में जाएगा, साइन में नहीं लगाएगी ना, उसे कॉस लिख देगी ना बेटा, उसे पाई/2 के साथ आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा ना, वो कॉस का पोजीशन कैरी करेगा और वो साइन का पोजीशन कैरी करेगा। वो मैंने अभी सारे ग्राफ्स एक साथ कर दी, तो अभी मैं आप लोगों को शो कर दूंगा, वो सारे ग्राफ्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा आप लोग पहले ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है, देखें जरा ध्यान से पढ़ें पहले क्वेश्चन को और एक बार ट्राई करें। एन एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो भाई इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। बोला इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड एलिमेंट X, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब या तो RLC हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे ही बोल दे तो यार अपने पास क्या हो सकता है, RLC हो सकता है, RL हो सकता है और RC हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज कैरी कर सकता है, चौथी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं अपने पास। तो और क्या बोला इसने, एलिमेंट एक्स बोल दिया, द इंस्टेंटेनियस करंट बेटा बोल दिया, इंस्टेंटेनियस करंट अपने पास बोल दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि एक्स इज कैपेसिटर। ये तो बात अपने को पता चल गई यार कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, तो मतलब करंट लीड कर रहा है, लीड कर रहा है तो इंडक्टर वाले केस तो हो ही नहीं सकते, बी और सी तो दोनों काट दिए हमने, यानी बच गए सिर्फ दो ऑप्शंस,
ऑप्शन ए हो सकता है और ऑप्शन डी हो सकता है। अब आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, जरा एक बार आप ट्राई करें। क्वेश्चन को सॉल्व कर अनिकेत, उसके बिना गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट ट्राइड वंस, अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन गलत करवा देता है ये। तो इंडक्टर हो जाता बेटा, -π/2 या -π/4 कुछ भी होता, लैग कर रहा होता तो इंडक्टर हो जाता। अगर साइन ओमेगा टी रहता तो रेजिस्टेंस होता, सेम फेज हो जाता। अब वो ये बताओ मुझे, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, एक्सी कैसे आएगा, क्योंकि गड़बड़ क्या होती है, एक्सी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। चलो फ्रीक्वेंसी तो कहीं ना कहीं मैं एक बार को अज्यूम कर लूं कि भाई अपने पास 50 हर्ट्ज काउंट हो जाए, कि दिमाग में आए कि चल यार 50 हर्ट्ज होती है। कैपेसिटेंस कहाँ है, ना फ्रीक्वेंसी ना कैपेसिटेंस। एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc, जब तक नहीं आएगा तब तक तो पर्पस सॉल्व होगा नहीं। एक्सी तो चाहिए ना, तभी तो हम इंपेडेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन सर्किट। ये क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है। और मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात बोली थी, cos फाई tan फाई वाले फॉर्मूला में मैंने बोला था ये फेज वाला कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में यूज होता है और हिडन यूज होता है। यहाँ पे वो हिडन यूज हो रहा है। फेज कितना आ गया, π/4। क्या बोले भाई, 10 पाई को क्या लिख सकते हैं, XC/R। ये फॉर्मूला अपने को याद है। π/4 कितना हो गया, 45, यानी XC किसके इक्वल आ गया, R के। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी को कॉम्पिटेंसी बोला जाता है, कि डायरेक्ट नहीं करा उसने, हिडन कर दिया चीजों को। और ये बात सबको पता है, आप लोग सब यूज कर, जैसे हिंट दिया सब आप स्टार्ट हो गए कि हाँ ये होगा। अब इसी में क्या करता है, कभी कभार एक्स इज कैपेसिटर और जेड पूछ लेता, तो जेड कैसे आता। तो अगर इसी में अगर जेड के इक्वेशन बना देता तो जेड क्या आ जाता, √R², XC का होल स्क्वायर, और XC किसके इक्वल आ गया बेटा, R के, एंड दैट इज R² प्लस R²। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, √2R। समझ आई बेटा बात, क्वेश्चन ध्यान रहेगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये क्योंकि दिमाग में आधा पॉइंट क्या करता है, कंफ्यूज, सर सी भी गिवन नहीं है, सर फ्रीक्वेंसी भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन क्या होगा, इनकरेक्ट है। इसको बस क्वेश्चन नंबर लिख के छोड़ देते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में, तो ये फुल मार्क्स बहुत अच्छे वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जरा आप लोग बताएं मुझे कैसे किया जाए। एक 300 ओम रजिस्टर एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 25/π माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी ये क्या है, सीरीज मतलब आते के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। 200 वोल्ट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 200 वोल्ट कौन सी वैल्यू होगी, ईवी। हमेशा याद रखना ये कौन सी वैल्यू है जो आप मेजर कर रहे हैं, और वो कौन सी वैल्यू मेजर करता है आपके पास, वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन में ERMS कितना है बेटा, और फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी है, और क्या है, कैपेसिटेंस दे रखी है बेटा 25/π इंटू 10⁻⁻⁶। ये बात क्लियर है। और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना बेटा, 300 ओम। कौन सा सर्किट हो गया ये, कॉम्बिनेशन है तो 3 सर्किट्स बनते थे, RLC, RL और RC। तो बच्चे कौन सा वाला सर्किट है, हमें पता चल गया कौन सा सर्किट है, RC सर्किट है। अब आगे पे आते हैं यार, उसने क्या बोला, करंट बता दो। करंट कौन सा पूछा, उसने बताया नहीं, तो हमें जब बताया नहीं तो हम कौन सी रीडिंग लेंगे, वर्चुअल वाली। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, IV, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, EV/, ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, EV/Z। Z क्यों आया, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन।
और कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस या सिर्फ रेजिस्टेंस को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं जब तक कोई कंडीशनल पार्ट वहां यूज ना हुआ हो। तो यहां से अब अपने पास Z की वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटा, √R² प्लस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, हो जाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस जो आपको यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ। XC आपके पास 1/ωc से आ जाएगा। R की वैल्यू अपने पास पता है, सारी वैल्यूज आ गई बेटा। ओमेगा अपने पास आ गया, क्योंकि ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2π से मल्टीप्लाई करते के साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। C का वैल्यू हमें पता है बेटा, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये बात। क्लियर है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला, एन AC वोल्टेज V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। क्या हुई ये वैल्यू, 310 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इज कनेक्टेड टू अ प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखा है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट का मतलब क्या कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, यानी क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट, यानी मैक्सिमम करंट क्या निकलेगा बच्चे यहाँ पे, I0। क्या निकालना है, रिएक्टेंस, यानी क्या निकालनी है, XC या Z, XC या Z, Z ना। हाँ, सिर्फ क्या बोला इसने, प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर मतलब Z यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। इन छोटी छोटी बातों को याद करते हुए चलो बेटा, वरना एग्जाम में यही गड़बड़ करता है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको प्रीवियस की फाइल भेजूंगा, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट करने लगोगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप लोग बना लोगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, सिर्फ इसी पॉइंट के अंदर। बच्चा लिंक नहीं करता, ध्यान नहीं देता, बहुत जल्दीबाजी करने के चक्कर में, स्टेप्स फॉरवर्ड करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो अपने पास क्या क्या गिवन है यार, ये क्या है 310 का मतलब ये क्या वैल्यू दे रखी है बेटा आपके पास, E0। VM मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अपने पास ओमेगा आ गया 2π न्यू से, ठीक है। और क्या बोला इसने, कैपेसिटेंस दे रखा है यार अपने पास 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो 10⁻⁻6, ठीक है बेटा। अपने को क्या निकालना है यार, I0 निकालना है। क्या फॉर्मूला लगा दें यार I0 का, E0/XC, और XC आप अलग से निकाल दोगे बेटा। XC हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 1/ω। बताइए कोई दिक्कत तो, समझ आई बेटा बात। तो क्वेश्चंस में आप पिक करते जाएंगे, अपने रिलेशंस को कैरी करते जाएंगे, कोई भी इश्यूज आपको नहीं होंगे। दिक्कत हमें वहीं पे आती है जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स्ड हो जाओ, थोड़ा सा सोचो। कभी ऐसा होता है कि कोई पॉइंट नहीं मिला, मेक अ रिलेशन, और रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन tan phi cos phi से ही बनते। फेज वाले रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, तो वो सिलेक्टेड रिलेशंस के साथ होते हैं, तो वहां पे गड़बड़ हमसे हो जाती है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जरा आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। लगाओ जरा इसमें दिमाग, क्या कहना चाह रहा है ये। एक रजिस्टर बोला 30 ओम, कैपेसिटर बोला 250/π माइक्रोफैरेड, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज बोल दिया मतलब कॉम्बिनेशन है। अब आगे चेक करें, पोटेंशियल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, यानी यार क्या निकालना है, करंट निकालना है। किसके अंदर, सर्किट के अंदर। वोल्टेज ड्रॉप बताना है, किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस। और थर्ड पार्ट में बोला अलजेब्रिक सम निकालो, तो इसका अलजेब्रिक सम देखोगे कि उसके पीक से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। इसी सिचुएशन को पैराडॉक्स सिचुएशन कहते हैं। करें जरा, लगाए दिमाग इसमें, लगाएं थोड़ा सा दिमाग लगाएं बेटा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्या जेड निकालना पड़ेगा? जेड के बिना पर्पस सॉल्व नहीं होगा भाई। पहले तो जेड निकाल दोगे आप। स्टेप नंबर 1 जेड निकाल दोगे, क्या आ जाएगा? आर स्क्वेयर प्लस एक्सी का होल स्क्वेयर। ये बात क्लियर है बेटा? उसके बाद अपने पास जेड आ गया यार। ईवी तो पता है, ईवी अपने पास कितना है? 200 वोल्ट। ओमेगा अपने पास कितना है? 2 पाई न्यू। सारी वैल्यूज निकाल के उसके बाद अपना आईवी निकल जाएगा। आईवी क्या हो जाएगा बेटा? ईवी बाय जेड। करंट आ गया, करंट आ गया। वोल्टेज अक्रॉस आर कितना हो जाएगा? आईवी इंटू आर। और वोल्टेज अक्रॉस सी कितना आ जाएगा बेटा? आईवी इंटू, ये क्या आ जाएगा बेटा? आईवी इंटू एक्सी। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वोल्टेज पता चल जाएगा। और वो पीक से कंपेयर करेंगे। पीक वोल्टेज कैसे पता चलेगी? इससे, इससे निकाल लोगे। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है इस सिचुएशंस के अंदर, हमसे गड़बड़ क्या होती है, दिक्कत कहां आती है? जब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं, यहां पे जब भी वोल्टेज निकालते हैं उसका सम ना इस वाले 200 वाले से ज्यादा आ जाता है। ज्यादा आ जाता है तो हमें लगता है हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यार हमें लगा सोर्स ही 200 है और आंसर दोनों का सम करके 280 आ रहा है, या कुछ एक्स वैल्यू आ रही है, तो ये गड़बड़ करवा देगा। तो इस सिचुएशन में हमें पीक से कंपेयर करना होता है, ये वर्चुअल से कंपेयर नहीं करना होता। तो पीक वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ईवी पता है। ईवी क्या होता था? ई नॉट बाय रूट टू, यानी रूट टू टाइम्स है। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? वो 311 के आसपास आती है, जो कि उससे क्या आएगी? लेसर आएगी वैल्यू। तो ये कहेगा ना रेजिस्टेंस भी तो कुछ ऑफर कर रहा होगा, या कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसिव लॉस भी तो हो रहा होगा। उस बात को याद करेंगे आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार ट्राई कर लेंगे, आंसर्स निकाल लेंगे। बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार। अपने पास आर पता है, अपने पास सी की वैल्यू पता है, हमारे पास ईवी पता है, ये पता है कि कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होने का मतलब अपने को पता है इंपीडेंस निकालना ही पड़ेगा, बिना इंपीडेंस के हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अब इंपीडेंस हमारा जेड होता है, जेड आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी का होल स्क्वेयर। एक्सी अलग से कैलकुलेट कर लेंगे 1/ओमेगा सी से। अब उसके बाद जेड की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस एक्सी का होल स्क्वेयर। ईवी की वैल्यू अपने पास है, ओमेगा है। सब कुछ सॉल्व करके अपना करंट निकाला। करंट आने के बाद वोल्टेज अक्रॉस आर बोला, रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? दैट इज वी आर। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? दैट इज वी सी। तो आई वी एक्सी। एक्सी की वैल्यू पता है, एक्स आर की वैल्यू आपके पास, ये एक्स आर, ये आर है बेटा रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, ये रजिस्टर है जो वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज मत होना, आराम से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तक्ष पूछना है कुछ इसमें? प्रणय कोई डाउट? ठीक यार, ईवी इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय रूट टू। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखें जरा। सीरीज सीआर सर्किट विद रेजिस्टेंस दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज दे रखा है अपने पास। ठीक है बेटा, पीक वोल्टेज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या पूछा? इंपिडेंस पूछ लिया, फेज एंगल पूछ लिया, वोल्टेज अक्रॉस सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस पूछा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बताओ क्या कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को? क्या किया जाएगा इसके अंदर? यार इम्पिडेंस डायरेक्ट बोल दिया उसने। इम्पिडेंस इस टाइम में जब ये बोर्ड का क्वेश्चन आया था, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी बहुत इजी कर दिया गया। सीधा ही अपने से क्या पूछ लिया यार? जेड पूछ लिया और कॉम्बिनेशन भी बता दिया, सी आर है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो जेड अपने पास क्या आ जाएगा? रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी का होल स्क्वेयर। कभी के बार बेटा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम जबरदस्ती उसमें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि इतना आसान तो नहीं आ सकता। तो आपने इतना आसान और इतना डिफिकल्ट प्रिडिक्ट नहीं करना, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलना है। ठीक है, आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे वो क्वेश्चन के मुश्किल दे या आसान दे, उसकी मर्जी है, जैसा मर्जी कॉन्सेप्ट के ऊपर यूज करे वो। जेड आ जाएगा यार अपने पास, एक्सी सर्किट था, आरसी सर्किट था, सॉरी, जेड क्या आ गया? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो एक्सी तो 2 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है,
यही के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो एक्सी की वैल्यू होती है वो 2 पाई न्यू सी आ गया, तो 1/2 पाई की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके रख लो, सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो, वरना वहां डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, कट जरूरी नहीं है कि हर बार कट होगा बेटा, तो इसलिए आप वो वैल्यू अपनी साथ के साथ याद करके रखो, वो आपको हेल्प करेगा। पहला पार्ट इंपेडेंस के लिए आ जाएगा बेटा। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, फेज एंगल यानी tan फाई क्या हो जाएगा बेटा, XC बाय R। तीसरे पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस R, तो वोल्टेज सिर्फ R के अक्रॉस, तो क्या आ जाएगा IV इंटू R या I0 इंटू R, कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीक वोल्टेज दे रखा है, तो उसमें ईवी में ना चेंज करके हम I0 भी निकालना चाहे R निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हमें। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, और अगर आप इससे निकालना है या आप इसी से IV निकाल के उससे निकाल लें, क्योंकि रीड आप यही करेंगे ना। ठीक है बेटा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जरा करें, क्या कहना चाहता है। डायग्राम दे रखा है अपने पास, एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है यार, क्या पूछा उसने, फेज डिफरेंस की बात कर रहा है। फेज डिफरेंस की बात कर रहा है तो उसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चे, RLC या LCR सर्किट है, तो फेज बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, क्या फॉर्मूला होता है इसका। RLC सर्किट में फेज का फॉर्मूला tan फाई, और वो क्या होता है XL माइनस XC बाय R। ठीक है, अब विच वन लीड्स इन फेज, करंट और वोल्टेज, ये कैसे पता चलेगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी, ध्यान रखने वाली चीज है। क्या लीड करेगा, करंट या वोल्टेज, कैसे पता चले। वेरिएशंस कितने हो सकते हैं, 3। tan फाई बताया था पॉजिटिव आएगा तो इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, और करंट क्या करता है, लैग करता है। अगर tan फाई नेगेटिव आ गया, सी डोमिनेटेड सर्किट। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज क्या होता है जब न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, जैसे अब आप इसके न्यूमेरिकल को डील करेंगे तो tan फाई निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव वैल्यू को कैसे काउंट करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको फेज कंपेयर करने के लिए बोले तो जस्ट डू वन थिंग, एक्सएल और एक्सी अलग निकालो, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करेंगे, वो आपको वैसे भी कैलकुलेट करनी है। बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला में पुट कर देता है, आपने नहीं करना, आपने एक्सएल को अलग कैलकुलेट करना है, एक्सी को अलग कैलकुलेट करना है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर वो दोनों सेम आ गए तो कोई भी लीड नहीं करेगा, कोई भी लैग नहीं करेगा, सेम फेज आ जाएगा। अगर एक्सएल बड़ा आ गया एक्सी से तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से, और अगर एक्सी बड़ा आ गया तो आपके पास करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और सर्किट कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर डोमिनेटेड हो जाएगा। करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, उसमें क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और अगर कुछ भी लैग और लीड नहीं कर रहा होगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तीन ही इक्वेशंस बन सकती हैं आपके पास। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, बुक्स में कहीं कहीं पे आप देखेंगे ये फॉर्मूला कंफ्यूज करता है, वहां वो क्या कर देगा, लिख देगा tan फाई इज इक्वल्स टू XC माइनस XL बाय R। तो यहाँ पे क्या होगा, दिमाग में लगेगा नहीं सर XL माइनस XC होता है, और लिखा क्या होता है XC माइनस XR। तो हमें कंफ्यूजन होगी ना, हमें लगेगा कि उसमें गलत लिखा हुआ है या कंफ्यूजन है, तो वो सिर्फ इसलिए होता है जब XC क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, XL से। तो वहां से हमें tan फाई की वैल्यू इजीली कैलकुलेट करने के लिए आ जाए। ठीक है बेटा, ये सिर्फ स्पेसिफिकली उन केसेस के अंदर, तो इन केसेस में हाँ बेटा, मॉड क्यों, tan फाई की वैल्यू पे एंगल पे मॉड क्यों लगाएगा। तो बात नेगेटिव की तो बात आएगी, तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना बेटा, स्टेप्स के मार्क कट जाएंगे, फायदा क्या होगा। ठीक है ना, चीजें बताया कि इसलिए रहा हूं, इसलिए तो बता रहा हूं ताकि आपको जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे क्या करना है जी, अपने पास एल आर सी तीनों सर्किट्स हैं, ये अपने को पता है आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, मैक्सिमम करंट की बात नहीं बोली गई, मैक्सिमम बोलता तो रेजोनेंस की कंडीशन वहां हो सकती थी।
लेकिन ऐसा कुछ उसने बोला नहीं, उसने क्या बोला, फेज बता दो इसका कितना है। तो आरएलसी सर्किट का फेज अपने पास होता है tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो बोला यहां से ही हम कंपेयर करना है यहाँ पे। अगर ये बोलता ना सिर्फ उसे कैलकुलेट कर दो तब हम उसे निकालते, लेकिन उसने क्या बोला, कंपेयर करके बताओ कि कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan phi निकालना पड़ेगा। और tan phi निकालने से पहले हमने 3 केसेस पढ़े हुए थे कि अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इंडक्टर डोमिनेटेड यानी करंट लीड कर रहा होगा, ओ सॉरी वोल्टेज लीड कर रहा होगा। और अगर tan phi नेगेटिव आ गया तो कैपेसिटर डोमिनेटेड होगा, तो वहां पे करंट लीड कर रहा होगा। और अगर दोनों सेम आ गए यानी एक्सएल और एक्सी सेम आ गए तो रेजोनेंस कंडीशन आ गई, यानी आपके पास जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। यानी मैं कह सकता हूँ वो रेजिस्टेंस डोमिनेटेड हो जाएगा, उसमें करंट और वोल्टेज आ रही ना सेम फेज, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम फेज में। तो यहां हम इसके लिए क्या करें बेटा, पहले एक्सएल को अलग कैलकुलेट कर लें, एक्सी को अलग कैलकुलेट कर लें। और अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो ये फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्सी की वैल्यू ग्रेटर आ रही है एक्सएल से तो आप इस tan phi को एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर लिख के वैल्यू निकाल लोगे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस ये बता देगा कि आपके पास ये डोमिनेंस किसकी है, इसकी एक्सी की डोमिनेंस। ठीक है बेटा, उसे माइनस ना यूज करते हुए हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। कोई डाउट है तो बता अक्षत, पक्का, सलमान, अभिषेक, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन देखें जरा आप। एक सोर्स है, AC voltage V is equals to V नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी क्या बोल दिया इसने, सीरीज कॉम्बिनेशन है। रजिस्टर कौन है यार, R, और क्या है साथ में, C। दो वैल्यूज काउंट हुई यार, R है और C है, दो वैल्यूज काउंट हो रही हैं बेटा। तो सर्किट अपने पास कौन सा हो गया, RC। बोला ड्रॉ दी फेजर डायग्राम, तो इसका फेजर डायग्राम कौन सा वाला, R ओनली तो नहीं है, L ओनली तो नहीं है, ये तो RC है। RC के लिए अपने पास क्या फेजर डायग्राम बनता था, याद है ना, ये मैंने बताया था आई नॉट, ये क्या बन गया, VR, ये क्या बन गया, BC, और ये क्या बन गया आपके पास OK, और ये क्या बन गया, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या आ गया, उसका फेजर डायग्राम आ गया। ठीक है, एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आपको क्या बताना है, इंपिडेंस बताना है। तो इंपिडेंस क्या आ जाएगा यार, अंडर रूट में XC का होल स्क्वायर, और फेज एंगल अपने पास क्या आ जाएगा यार, tan phi इज इक्वल्स टू XC बाय आर। क्या कोई दिक्कत, समझ आई बेटा बात। ये सारे अपने कलेक्टिवली प्रीवियस ईयर्स हैं, आप देख रहे हो सब में चीजें वही लिंक अप हो रही हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अगर चीजें अच्छे से फॉर्मुलाज वगैरह हमने अच्छे से कवर अप कर रखा है तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं आएंगी। ठीक है, ये देखें जरा, ये बताना जरा इसका फटाफट से आंसर, इसका आंसर बताएं जल्दी फटाफट से, बोर्ड क्वेश्चन है ये, फटाफट से। अनिकेत क्वेश्चन कर ले फटाफट। बोला एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द आइडियल इंडक्टर, इंडक्टर है यानी मतलब आइडियल इंडक्टर मतलब कोई भी प्योर इंडक्टर है, किसी तरह का रेजिस्टेंस लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस वायर का जो था उसका लॉस नेग्लिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, तो अपने पास क्या बोला, करंट बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन कैरी कर रहा होगा। भाई इंडक्टर में करंट क्या करता है, लीड करता है लैग करता है, पहली बात तो ये देखें, लीड करता है इंडक्टर में, लीड करता है या लैग करता है, अभी भी कंफ्यूज हो जाओ। भाई वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, तो ये तो लीड कर रहा है, ये लैक्स द वोल्टेज तो लैग तो करेगा नहीं वोल्टेज, इसको तो काटा मार दें। लीड्स द वोल्टेज 1/2 साइकिल, लैग्स द वोल्टेज 1/2 साइकिल, तो लैग वाला तो आएगा नहीं यार। तो ये C और A कौन सा होना चाहिए तुम्हारा, इसने क्या पूछा, ऑप्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछा, इंडक्टर है ना बेटा, इंडक्टर है तो इसमें करंट क्या करता है, लैग करता है, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा ना, तो इसमें ऑप्शंस में लैगिंग किसकी बता रहा है, वोल्टेज की बता रहा है ना। उसने बोला द करंट इन इट लीड्स द वोल्टेज, हाँ यस यस, एक सेकंड, इसमें उसने क्या बोला अपने पास,
इसमें सबसे पहले उसने क्या बोला, उसने हमें बोला भाई कि अपना जो अप्लाइड है वो इंडक्टर है। इंडक्टर में हमें इक्वेशन पता है अपने पास, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या हो जाता है बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो करंट इन इट लीड्स द वोल्टेज, तो करंट लीड तो कर नहीं सकता, लैक्स द वोल्टेज यानी ये ऑप्शन हो सकता है, लीड्स द वोल्टेज हो नहीं सकता, लैक्स द वोल्टेज ये हो सकता है। अब आप जरा एक बार चेक करो कि कौन सा होना चाहिए, 1/4 या 1/2? 1/4 पक्की बात ना, क्यों, क्योंकि कितने पे लैग कर रहे हैं, π/2 पे, और π/2 किस पे होता है, T/4 साइकिल। ठीक है बेटा, T/2 का 1/2 का मतलब तो पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, लैक्स द वोल्टेज 1/4 साइकिल। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन ये वाला करना, जरा करो फटाफट से, करो फटाफट से जल्दी। क्या होना चाहिए भाई, ये वाले दो तो हो नहीं सकते, ये वाला लगता है और ये वाला लगता है, वो हो नहीं, नहीं डीसी नहीं है बेटा, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। टी क्या होना चाहिए था, अगर ये मीन का ग्राफ होता, साइन का ग्राफ होता, तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए ना, यहाँ करंट की वैल्यू जीरो नहीं है ना, तो दैट इज वाई क्या होगा, एस। तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने ग्राफ आ गए जो तुम्हें बताए थे मैंने। ये अपना पहले वाला कौन सा आ गया, दोनों सेम फेज हैं बच्चे, तो ये कौन सा वाला सर्किट बन गया, आर ओनली सर्किट। ठीक है बेटा, तो ये एक फेजर डायग्राम और ये इसका ग्राफ। ठीक है बेटा, अगले पार्ट में ये कौन सा आ गया आपके पास, क्या हो जाएगा बेटा, एल ओनली सर्किट, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आजकल पूछ रहे हैं एनसीईआरटी में से, ये ग्राफ आपको याद रखना है। इसमें क्या दे रखा है, ये V को शो कर रहा है, ये करंट को शो कर रहा है, तो ये V और I से पहले तो कंपेयर कर लो। यहाँ पे V क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, बताओ भाई, क्या होना चाहिए, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है तो कौन सा होगा, ये इंडक्टर का, कंप्लीट साइकिल के लिए। ये क्या शो कर रहा है, पावर को, ये उसकी क्या बता रहा है, पावर, पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, एवरेज पावर क्या हो जाएगी इसके लिए, जीरो, फिर पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव जाएगा, और ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, फ्लक्स को, कि हर पार्ट में फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तभी तो एनर्जी क्या होगी, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है इसमें एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी तभी तो स्टोर होगी जब वहां पे कुछ ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा तो फ्लक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ये ग्राफ हमसे गलत हो जाएगा अगर पेपर में आ जाएगा, प्रिडिक्शन ग्राफ आ जाते हैं। हाँ जी, इंडक्टर वोल्टेज लीड कर रहा है तो इंडक्टर होगा ना बेटा। रोशनी घर पे जरा बेटा किताबों पे भी रोशनी डाला कर, पता नहीं कितनी बार आज मैंने बोल दिया इस बात को, वोल्टेज जहां पे लीड कर रहा है, करंट जहां पे लैग कर रहा है, ऐसा भी तो बोल सकता हूं। मैं बोलूं करंट लैग कर रहा है या मैं बोलूं वोल्टेज लीड कर रहा है, दोनों बातों में कोई फर्क थोड़ी ना है। मैं बोलूं करंट लैग कर रहा है तो उसका मतलब इंडक्टर होगा कैपेसिटर होगा,
तो वोल्टेज लीड कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी बातों पे। अगला कौन सा है ये? यार यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने पास? करंट। और दूसरा क्या दिख रहा है यार? वोल्टेज। तो कौन सा है ये? करंट क्या कर रहा है बेटा? लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है तो कैपेसिटर डोमिनेटेड हो गया। ठीक है, ये पूरी पावर हो गई। एवरेज पावर क्या हो जाएगी कंप्लीट साइकिल के लिए? 0। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब यहां पे होता क्या है, एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे पावर के लिए। क्या होता था जनरल फॉर्मूला? ईवी आई वी कॉस फाई। एल सर्किट के लिए क्या हो जाता है? 90। सी के लिए कितना हो जाता है? 90। तो ये क्या हो जाएगा? 0। बट आर के लिए क्या होता है? 0। तो ईवी आई वी। तो पावर क्या आ जाएगा आर ओनली सर्किट के लिए? क्या आ जाएगा बेटा? ईवी आई वी। और इसको फर्दर और क्या लिखा जा सकता है? ई नॉट बाय √2। और इसको क्या लिखा जा सकता है? आई नॉट बाय √2। तो ई नॉट आई नॉट बाय 2। और उन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रहेगा बेटा। ओके। और ये कॉस फाई क्या होता है? दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर फैक्टर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। कॉस फाई क्या हो जाता है? आर बाय जेड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये ग्राफ आ जाता है आपके पास रेजोनेंस का। ठीक है, यहां पीक बता रहे हैं। आप देखो बेटा, ये पीक बता रहा है इसकी। ये पीक जितना बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ये पीक जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। अ पॉइंट विल कम, जैसे ही मेरा वैल्यू सेम हो जाएगा एक्सएल और एक्सी का, उस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कहता हूँ? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहता हूँ। ठीक है, तो इसमें कभी कभार रेजोनेंस के लिए ग्राफ पूछ लेता है जेड वर्सेस ओमेगा का, तो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्या बन जाती है मेरी? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे मेरा एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे की सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, अब उसके बाद एक क्लास मेरी सिर्फ रहती है इसमें से एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। ये दोनों करवाऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थर्सडे को आपका पूरा का पूरा ये पोर्शन, और साथ में आपके जो पीडीएफ में डाउट्स होंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी पीपीटी में अभी शेयर करवा दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। हाँ जी बेटा।